नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस तरह से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब ना हो। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते हैं वे 1 या 2 दिन तक चलते थे। उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों या चाहे किसी और धर्म के हों, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे महीने तक चलती हैं। सरकार भी उन पर शीघ्र नियंत्रण नहीं पा रही है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का प्रभाव कई वर्षों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो, उन पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में ना होने पाए तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाए हैं। मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से स्थिति सुधर नहीं सकेगी। अगर हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं जन्म लेती हैं वे हमेशा के लिए मिट जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनाव में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमको मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम
चुनावों में हमारे सामने आई हैं, उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसमें कई ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं, उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे, यह नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे सिर्फ यह कहना पड़ेगा कि एक भ्रम में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे के चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की तरफ से भी 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्चा होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या लाभ उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्चा होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही जनतंत्र और जनमत इस देश में स्थापित हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगपति, राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उसके जो काम है उनको देने से यह साफ नजर आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके बल पर बहुत लड़ा जाता है। केरल देश की प्रगति में आगे आगे रहा है। मैंने केरल के उद्यमी लोगों की हमेशा प्रशंसा की है। उन्हें देश के सब भागों में बल्कि दुनिया के लगभग सब हिस्सों में और लगभग हर किस्म के कामों में लगे देखा जा सकता है। यह ज्यादातर इस कारण से हुआ है क्योंकि इस राज्य में शिक्षित लोगों की संख्या
काफी ज्यादा है। केरल ने स्वतंत्रता के बाद काफी उन्नति की है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति में केरल का योगदान महत्वपूर्ण है। आपके कई उत्पाद विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में बाहर से आने वाला पैसा कई गुना हो गया है, जिससे केरल की दौलत बढ़ी है। इस तरह आप लोग देश की आर्थिक प्रगति में भी आगे हैं। पिछले वर्षों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाया है। कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए पक्की नींव डाल दी गई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया में अग्रणी है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे गरीबी, भूख, बीमारी और अज्ञानता को दूर करने के महान राष्ट्रीय अभियान में भाग लें। मेयर साहब और नगर निगम के सदस्यों ने आज मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। दैट्स ऑल। आप लोगों को डिक्टेशन अच्छी लगी, सरल, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल।